अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्वेश्चंस के साथ कल आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज कोशिश करते हैं कि एक नया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आपके साथ बात हुई थी जून 2005 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। Explain how a country's balance of payments is organized to account for all its international transaction। ये क्वेश्चन आपके पास था जून 2005 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। इसके मार्क्स आपके पास थे 8। इससे पहले आपको करवाया जा चुका कि किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो पार्ट ए 8 मार्क्स का हो, चाहे वो पार्ट बी 12 मार्क्स का हो, तो उसको करने के लिए आपके पास एक पैटर्न है जिसको कहा जाता है जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग एन आंसर। तो जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग एन आंसर बेस करता है किन किन चीज़ों पर, ये भी रिकॉल करवा दूँ। इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। क्योंकि 8 मार्क के क्वेश्चन में एक्सप्लेन तक बात की गई थी, तो हम कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन तक इसको रखें। ठीक है। Now, in this question, we start with the definition of balance of payments. I hope कि आपको definition याद होगी। Balance of payments are the set of accounts that record the transaction of one country with the rest of the world. Balance of payments are the set of accounts that record the transaction of one country with the rest of the world. Now let us focus upon the question। इसमें कहता है कि organize to account for all its international transaction। इसमें directly आपसे पूछा नहीं जा रहा कि you have to draw the structure of balance of payment, but my criteria is that कि आप structure भी इसमें बना लें जो आपको क्लास में करवाया था, structure of balance of payments। Now as you know, the structure of balance of payments comprises of three main accounts. Number one, the current account. Number second, the capital and financial account. Number third, net errors and omissions। अगर हम बात को समझें तो ज़्यादातर क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो होते हैं उनमें ज़्यादातर जो डिस्कस किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट तक एग्जामिनर आपके साथ डिस्कस करता है। तो आप ये बात सामने रखें और इसके बाद अपने आंसर्स को फ्रेम करें। अगली बात, आपको मालूम है कि 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए नॉर्मली आपके पास टाइम होता है 20 मिनट्स का, और 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होता है 40 मिनट्स का। तो कोशिश करें कि आप इन ही टाइम फ्रेम में रहते हुए अपने आंसर्स को कंप्लीट करें। इसमें आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी आती है और फिर उसके बाद आपकी राइटिंग एबिलिटी आती है कि आप कितना टाइमली इस टास्क को कंप्लीट करते हैं और पूरा करते हैं। अब करंट अकाउंट में हम वापस आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हमसे बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमें सबसे पहले तो ये अगर चार्ट बना लिया, सो इसका फायदा हमें ये होगा कि हम इसको देखते हुए फिर वो सारी बातें लिख सकेंगे जो हमने इसमें लिखनी है इसके आंसर। तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको कोई 30-40 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। सो आप रफली से अभी इसको बना दें तब भी इट विल डू। नाउ करंट अकाउंट में आपसे बात हुई थी बैलेंस ऑफ ट्रेड के हवाले से, बैलेंस ऑफ सर्विस के हवाले से, इनकम बैलेंस के हवाले से, करंट ट्रांसफर के हवाले से। नोट्स में सारी चीजें मौजूद हैं, मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपने लिखा था इट रिकॉर्ड्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फिजिकल, विजिबल, टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि अगर कैश इनफ्लो है तो क्रेडिट और कैश आउटफ्लो है तो डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स अगर हम करते हैं, किसी चीज को हम बेच रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई चीज मंगवा रहे होते हैं, तो इसको आप डेबिट करते हैं। ओके जी। सेकंड थिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ सर्विस की। बैलेंस ऑफ सर्विस में आप लिख सकते हैं कि इट रिकॉर्ड्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन फिजिकल, इनविजिबल, नॉन टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म लिख सकते हैं। इनकम बैलेंस से दो कंपोनेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट। इनकम में आती हैं तीन चीजें, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। टाइम के हिसाब से आपने देखना है कि आप कितना लिख पाते हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करें। इनकम बैलेंस को प्राइमरी इनकम के तौर पर भी लिखें, करंट ट्रांसफर्स को आप सेकेंडरी इनकम के तौर पर भी लिखें। जितना ज्यादा लिख सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, ताकि मार्क्स आपके बेहतर से बेहतर आ सके। करंट ट्रांसफर्स में आपको बताया था एड, चैरिटी, फंड्स, डोनेशन, गिफ्ट्स, और इन चीजों का ताल्लुक एक इकोनॉमिक एजेंट जो एक मुल्क में मौजूद है, दूसरे इकोनॉमिक एजेंट जो दूसरे मुल्क में मौजूद है, उनके दरमियान ट्रांसफरिंग से होता है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो ये बात हमारे पास यहाँ क्लियर होगी। करंट अकाउंट के बाद और डेबिट और क्रेडिट को समझने के बाद अब हम आते हैं कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में। अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो टाइम को देखते हुए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिजर्व्स को भी समझाना। ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट एरर्स एंड ओमिशंस भी अगर आप टाइम अवेलेबल है आपके पास तो आप इसको समझा दें, दैट विल डू, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था या करना है। एक्सप्लेन हाउ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड टू अकाउंट फॉर ऑल इट्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इसी सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 बात करूंगा मैं। नवंबर 2006, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। क्वेश्चन कहता है डिस्कस वेदर अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन विल ऑलवेज हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। नाउ इसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बड़ी बेसिक सी बात है। इसमें जिस तरह आप हमेशा से सुनते हुए आए कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं इसे थोड़ा सा इनराफ करता हूँ। देखिए, थ्योरी में ठीक है, पॉस्टुलेशन होती है, आप नल हाइपोथेसिस और दूसरे हाइपोथेसिस की बात करते हैं, और थ्योरी को रिफ्यूट भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, मगर बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में थ्योरी तक कहाँ तक पहुँचते हैं इसकी भी बात बड़ी बड़ी ज़रूरी है। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स के लॉस, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको वो आने चाहिए, और मतलब इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू हैव द आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास ये दोनों आइडियाज हैं, ओनली देन यू आर एबल टू राइट दिस आंसर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग के लिए आपको क्या समझाना था, इसकी वर्किंग अगर आप पहले से करके रखें। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन है तो एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन का मतलब आपको बताया था कि हर टॉपिक के आपके पास कॉजेस, जिसको आपने कहा रीजंस, इसके बाद रिजल्ट, वो चीज हैपन हो गई यानी कि इन्फ्लेशन आ गई, तो कॉजेस में डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, उसके बाद इन्फ्लेशन आ गई, उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको रिजल्ट कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस का ताल्लुक पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी हो सकता है और नेगेटिव एस्पेक्ट से भी हो सकता है, कि इन्फ्लेशन किस तरह से बेहतर काम करती है या इन्फ्लेशन किस तरह से इकोनॉमी पर कुछ बुरे असरात मुरतब करती है, या इकोनॉमिक एजेंट को फायदा देती है या किसी दूसरे इकोनॉमिक एजेंट को नुकसान करती है। इस बात तक बताने के बाद एक और बात भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट और यहीं पर डिस्कस हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वर्किंग पहले से करके रखी, इन्फ्लेशन के हवाले से, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से कुछ चीजें आपने सोच कर रखी हुई हैं, तो वो उस वक्त आप एग्जाम में इसको थ्योरी के तौर पर या अपनी मेमोरी को रिकॉल करने को फायदा आप उठा सकते हैं उस वक्त, ठीक है ना जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई टू का टेबल आपको याद है, जिसको याद होगा तो फौरन से पहुंच जाएगा। मैं पूछूं 2 9 सा, तो आप कहोगे 18, क्या कहोगे, 2 9 सा 18। अब यहाँ पर ये जो आपकी रोट लर्निंग के हैं, ये आप पहले से जानते थे, आपने फौरन बता दिया। यहाँ लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक तो ये कहती है कि सर 2 हमने 9 टाइम लिखा और ऐड करते रहे, तो आप जो लिखोगे वो लॉजिक है, और जो आप फौरन बता रहे हो वो है रोट लर्निंग। तो कुछ कुछ जो रोड लर्निंग है वो इकोनॉमिक्स में थ्योरी के तौर पर कंसीडर की जाती है, मगर इसकी भी एक वर्किंग होती है कि आपके पास सारे आइडियाज अगर हों पहले से, और आप दो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जो रिलेशंस हैं आपस में, जो बिहेवियर्स हैं इनके आपस में, जो लिंकेजेस हैं, अगर वो आपने पहले से डेवलप की हुई है, तो इट वुड बी वेरी इजी कि आप एग्जाम में इन आंसर्स को लिख पाएंगे, ठीक है जी। तो एक मॉडल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड मार्क स्कीम नहीं है, बट व्हाट इज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि आप इसको भी कंडक्ट कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मार्क स्कीम अगर आपके पास है तो आप वहां से भी डाटा देख सकते हैं, और दूसरे सोर्सेज जो आपके पास हैं, कोई सॉल्व पास पेपर्स हैं, तो आप वहां से भी कोई रेफरेंस ले सकते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें दो वेरिएबल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दो वेरिएबल्स का होना। एक तरफ हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम की। These are the two variables which has been asked in the question कि भाई एक बताओ कि अगर इन्फ्लेशन हो तो इससे क्या हमेशा, इन्फ्लेशन हो तो क्या हमेशा एक कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेट मी फोकस अपॉन द वर्ड प्रॉब्लम। अब हमने आपसे डिस्कशन जो करी उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम भी थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम भी थी। प्रॉब्लम से नॉर्मली समझा जाता है डेफिसिट, ठीक है जी। प्रॉब्लम से नॉर्मली समझा जाता है डेफिसिट, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो और इंपोर्ट्स ज्यादा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट दो वेरिएबल्स आपके सामने आ गए, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिखाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है। लेट मी रिकॉल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की यहाँ बात नहीं की गई है, नॉर्मली बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम का ताल्लुक डेफिसिट से होता है। ओके जी,
देखते हैं कि आंसर्स में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। आंसर में हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि कहलाती है इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये क्लास में आपको करवाई थी, होपफुली आपको याद होगी। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड पे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 12 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपने थोड़ा सा एक्सपेंड तो आंसर को करना है। तो हो सकता है कि अगर आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो ग्राफ्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम बात कर सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन किसी भी जगह किसी भी इकोनॉमी में हैपन किस तरह से होती है, उसके रीजंस आपने बता दिए कि सर ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है या तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। ये दो रीजंस भी कम से कम आपने लिख दिए। अगर आप चाहें तो मॉडरेट इन्फ्लेशन, अगर टाइम इजाजत दे तो आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अलोंग विद इट्स डायग्राम। इस डायग्राम आपको मालूम है कि आगे की डिमांड बढ़ने की वजह से जो प्राइस लेवल में इजाफा होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है और प्राइसेस बढ़ती हैं वाई एक्सिस पर, इसको भी इन्फ्लेशन कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आपने इन्फ्लेशन को डिस्कस करने के बाद इन्फ्लेशन तो जिंदा कर दी कि भाई एक मुल्क में इन्फ्लेशन है। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इन्फ्लेशन के कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि अब तक हमने डिस्कस नहीं किया। इसको अब तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब तक हम इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी अगर आपके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा ना हो तो आप कुछ जो मौजूद वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक था इन्फ्लेशन, इसमें एक था बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम जिसको डेफिसिट कहा गया, तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन आपको याद होनी चाहिए। आपसे डिस्कशन जो हुई थी वो टेरी कुक के बुक के हवाले से हुई थी, कुछ बातें मजीद नोट्स में डिस्कस की गई थी। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, यकजा कर दें, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें आपको कहा था कि जब जब इन्फ्लेशन होती है तो जो गैप होता है रिच एंड पुअर पर्संस के दरमियान इनकम के हवाले से वो वाइडन हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नॉर्मली इसको इनकम डिस्पैरिटीज के तौर पर भी समझा जाता है, और अगर इसकी रेमेडी गवर्नमेंट ने करनी होती है तो वो टैक्स लगा के इसको बेहतर कर सकती है। जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे अमीर अमीर से अमीर दर होता रहता है और गरीब गरीब से गरीब दर होता रहता है, ये एक प्रॉब्लम सामने आती है। सेकंड बात हम करेंगे फिक्स इनकम अर्नर्स। फिक्स इनकम अर्नर्स के हवाले से बताया था कि वो लोग जिनको बैंक से, किसी बॉन्ड से मुस्तकिल तौर पर पैसा आता रहे, मंथली, वीकली या एनुअली, तो इसको हम फिक्स इनकम अर्नर्स कह सकते हैं। और आपके साथ क्लास में डिस्कशन हुई थी तो आपसे बात हुई थी कि अगर मैच्योर लेवल पर है तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, PIBs, और कुछ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उससे अगर एक किसी इकोनॉमिक एजेंट को मुस्तकिल बेसिस पर अर्निंग्स आ रही हो, इनकम आ रही हो, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं जब जब इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हो, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा हो और रेट ऑफ रिटर्न कम हो। रेट ऑफ रिटर्न उस इंस्ट्रूमेंट का कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा हो, तो इट विल हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज रिसीविंग दिस बेनिफिट। तो फिक्स इनकम अर्नर्स का भी कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बात करेंगे अनसर्टेनिटी के हवाले से। अनसर्टेनिटी, इसका ताल्लुक इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन की जो अनसर्टेनिटी है वो दोनों के लिए, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कभी कभी प्रॉब्लम करती है। तो अनसर्टेनिटी हाउस होल्ड के लिए हो, अनसर्टेनिटी फर्म्स के लिए हो, दोनों के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। शू लेदर कॉस्ट और मैन्यू कॉस्ट आप क्लास में डिस्कस कर चुके थे, नोट्स में सब चीजें मौजूद हैं, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहें या मेच्योर लेवल पर इसको आप FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहें या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहें, ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। बेसिक बात ये कि इन्फ्लेशन की मौजूदगी से
इन्फ्लेशन की मौजूदगी से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एफडीआई कहें, जिसको आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहें, इसमें कमी आती है। आगे बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा होता है तो इन्फ्लेशन जिस मुल्क में भी हो, जिस इकोनॉमी में भी हो, तो उसकी वजह से उस मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें इजाफा हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, इफ इन्फ्लेशन कन्वर्ट्स इनटू एन हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा जी, बात यहाँ पर ये कि ये वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे जो आपने इन्फ्लेशन में डिस्कस किए थे। और अगर आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हो, 100 से लेकर कोई 1000, 10,000 और 1 मिलियन % तक हो, बढ़ जाए इन्फ्लेशन, तो इसको कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पे आपने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 40 मिनट से आपके पास कोई 15 से 20 मिनट है जो आप इसको डिस्कस कर सकते हो। यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इसको भी आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब यहाँ से वो जो आस्किंग पार्ट था एग्जामिनर का, जो उसने बाकायदा तौर पर पूछा था, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि डिस्कस वेदर अ कंट्री experiencing inflation will always have a balance of payments problem। अब हम इन सब बातों की बेस एक डेवलप करने के बाद अब आते हैं उस इम्पैक्ट पे। तो इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल में इजाफा, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई होगा और डिमांड फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके मुल्क में जो पैसा आ रहा था, जिसको कैश इनफ्लो कहा जाता है, उसमें कमी वाक़ई होगी और इस बात की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन, यानी कि बुरा बेहतर से बुरा हो जाएगा। इसको आपने लिखा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 पॉइंट, इलास्टिसिटीज। जरा इस बात को आपने समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सपोजिंगली यूएसए हमारी कंट्री पाकिस्तान से कोई चीज खरीद रहा है, तो यूएस इज इंपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इफ यूएसए हैव अदर चीपर इंपोर्टिंग कंट्रीज इन हिज हैंड, तो अब वहां से ही यूएसए खरीदेगा, ना कि वो पाकिस्तान से खरीदेगा। सो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो इन पाकिस्तान अगर प्राइस लेवल में इजाफा हो, पाकिस्तान की प्राइस लेवल में इजाफा हो, पाकिस्तान की जो गुड्स हैं जिसको एक्सपोर्ट कहा जा रहा है उनकी नेचर अगर इलास्टिक है, तो इलास्टिक है इसका मतलब जो हमसे खरीद रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स, जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से इंपोर्ट कहलाएगी। उनके पास अगर सब्सटीट्यूट्स हों, अगर उनके पास सब्सटीट्यूट्स हों, तो ऑब्वियसली यूएसए विल नॉट बाय फ्रॉम पाकिस्तान और इस बात की वजह से पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वर्सन हो सकती है या हो जाएगी। अगला अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अगर प्राइस लेवल में इजाफा यानी कि इन्फ्लेशन, तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी, उसकी वजह से एफडीआई में कमी और उसकी वजह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब आपके मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क में वापस चला जाए या चला जाए, इसको कहा जाता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। मजीद बात क्या बतानी है भाई, ये इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसमें एक तरफ तो आपने इसको अफर्मेटिव के तौर पर और अफर्म किया, इस बात को आपने इंडोर्स करा और कहा कि हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कुछ बुराई है वो हो सकती है और वर्सन हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसको आपने कहा यस, इन्फ्लेशन विल वर्सन। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, यहां तक आपने कहा यस, इन्फ्लेशन विल वर्सन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मजीद बात करते हैं, अगर हम ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर बात करेंगे दूसरी तरफ की, इन्फ्लेशन क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को जरूरी नहीं कि एडवर्सली अफेक्ट करता है, तो फिर आप क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में आपके साथ एक वर्ड डिस्कस किया था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको आप जरा रिकॉल कर लें। अगर आपके मुल्क में प्राइस लेवल में इजाफा हो, तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 2%, इन्फ्लेशन चाइना में 4% और इन्फ्लेशन इंडिया में 6%। अगर इन्फ्लेशन तो है, अगर दूसरे मुल्कों में जो इन्फ्लेशन है वो आपके मुल्क से कहीं ज्यादा है, अगेन इस बात को आप कहेंगे कि पाकिस्तान हैज अ कंपैटिटिव एडवांटेज in producing that product. Pakistan has a competitive advantage. Let me recall the idea कि competitive advantage एक मुख्तलिफ टर्म है और जहां बात करेंगे हम कंपैरेटिव एडवांटेज की, वो एक मुख्तलिफ टर्म है। दोनों को आप प्लीज मिक्स मत कर दीजिएगा। तो पाकिस्तान हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। तो अगर पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो, तो ठीक है, फिर आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है शायद वो वर्सन ना हो, लोग आपसे ही आपकी गुड खरीद रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके मुल्क में तो है मगर दूसरे मुल्कों में आपके मुल्क से कहीं ज्यादा है।
पॉइंट नंबर 5 को रेफर करने के लिए आते हैं एक स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा से। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर है मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको फिर अब ये समझ में आए कि इसमें कौन कौन सी बातें डिस्कस करी हैं। ये वही पॉइंट चल रहा है जिसमें इन्फ्लेशन में नॉट अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्सली, जिसको कहते हैं बुरी तरीके से इन्फ्लेशन मुतासर नहीं करती बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को। आते हैं यहाँ पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, जिसका ताल्लुक इन्फ्लेशन से हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से ये दो चीजें मुतासर हो सकती हैं बुरी तरीके से और कैश आउटफ्लो हो सकता है। मगर अगर हम दूसरी तरफ बात को समझें तो इनकम बैलेंस और करंट ट्रांसफर्स ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन से मुतासर नहीं होती या इन्फ्लेशन इनको मुतासर नहीं करती। तो अगर आपके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से इनकम आ रही है, किस तरह से आएगी कि आपके फैमिली मेंबर कोई था और वो दूसरे मुल्क में काम करता है तो उसने आपके मुल्क में पैसे भेजे, या किसी आपके फैमिली मेंबर ने किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करी और उसकी जो अर्निंग्स आ रही है वो पाकिस्तान वापस भेज रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी इनकम बैलेंस बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। और करंट ट्रांसफर भी इसी तरह से कि आपने कोई गिफ्ट वसूल किया, रिसीव किया, इससे भी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय लार्ज बेहतर हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विस को इन्फ्लेशन हिट कर रही है 20% नेगेटिव के तौर पर, आई रिपीट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस को इन्फ्लेशन हिट कर रही है 20% नेगेटिव के तौर पर। नेगेटिव तौर पर हिट करने का मतलब ये कि इसकी वजह से, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके डिक्लाइन आ रहा है कैश इनफ्लो पे। ठीक है जी, कैश इनफ्लो पे डिक्लाइन आ रहा है 20% के हिसाब से। मगर अगर 60% की आपकी कैश इनफ्लो मुतासर नहीं बल्कि बेहतर हो रहा हो इनकम बैलेंस और करंट ट्रांसफर की वजह से, तो इसकी प्रोपोर्शन, जिसका जो प्रोपोर्शन है, इसकी जो प्रोपोजिशन है इनकम बैलेंस और करंट ट्रांसफर की, वो कैश इनफ्लो के हवाले से ज्यादा हो गई। सही है जी। और जो इन्फ्लेशन ने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विस को बैडली अफेक्ट किया था, उसकी जो रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से 20% नेगेटिव में